आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। दिल्ली में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है और इस साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है। आज इस परंपरा को 100 साल हो रहे हैं। ये भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण करती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे और लोकतंत्र में भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सब का प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका आधार बनती है। सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरा एक विचार वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का है, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी बढ़ावा दे बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करे। 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज विधानमंडलों के सामने ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है, जिससे लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत और विकसित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में 12 सत्र होंगे और 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। 2025 में पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहले कई देशों ने वहां खेलने से इनकार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से वहां स्थितियां सामान्य नहीं है। पहले भी टीमों पर हमले हुए हैं जो चिंताजनक है। पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि वो पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करना जारी रखेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि किसी भी सार्थक वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, जो केवल आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में आयोजित की जा सकती है। कश्मीर का राग अलापने पर भारत ने पाकिस्तान की खूब खिंचाई की है। भारत ने कहा है कि हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का एक अभिन्न अंग है। इसके कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, इसलिए पाकिस्तान को ये इलाके तुरंत खाली करने होंगे। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी आम लोगों के बीच खुले घूमते हैं। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवीर श्रृंगला, संयुक्त सचिव जेपीसी और अन्य के साथ मुलाकात की और इस दौरान अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने को लेकर बातचीत हुई। भारत और फ्रांस ने अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद के खतरों का मूल्यांकन किया और इसके खिलाफ साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। पेरिस में काउंटर टेररिज्म मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान क्षेत्र कट्टरपंथ और आतंकवाद का गढ़ न बने और आतंकी हमले की योजना बनाने में न हो, ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के लिए दूसरे और तीसरे लेवल का ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है। एडवाइजरी में अमेरिका की ओर से आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा का हवाला दिया गया है। अमेरिकी प्रशासन ने अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा करने पर पुनर्विचार करने के अलावा क्राइम और आतंकवाद का हवाला देते हुए भारत जाने वालों से सावधानी बरतने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पहलान पट्टन में ग्रेनेड हमला हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 5 लोग घायल हो गए।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड फेंका। इस घटना में सीआरपीएफ के 2 जवानों समेत 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। झारखंड में आतंक निरोधक दस्ते ने माओवादियों को हथियारों की आपूर्ति करने के आरोप में सीआरपीएफ के एक जवान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड पुलिस ने एटीएस के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि सीआरपीएफ के जवान समेत गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को हथियारों की आपूर्ति करते थे। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में सीबीआई ने देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा का दर्री भी शामिल है। ऑपरेशन के दौरान देर रात तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं 83 आरोपियों के खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैलने की जानकारी मिली। ओडिशा के ढेंकानल जिले के एक गांव में स्थानीय लोगों ने सीबीआई की टीम पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित एक मामले में सीबीआई की टीम जांच के लिए गई थी, जहां ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने सीबीआई की टीम को ग्रामीणों से बचाया। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम गाँव में एक व्यक्ति के घर पर तलाशी लेने गई थी। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर 275 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। अधिकारी ने जानकारी दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दावा किया कि आयकर विभाग ने पुणे स्थित एक खनन यंत्र और क्रेन जैसी भारी मशीनरी बनाने वाले कारोबारी समूह के यहाँ छापे में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक अघोषित आय का पता लगाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरसंघचालक मोहन भागवत ने 3 दिवसीय बंगाल प्रवास के दौरान बंगाल के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने का निर्देश दिया, जिसके साथ ही साल 2024 तक संगठन के विस्तार को लेकर मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने को लेकर 2024 तक पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में संगठन के विस्तार पर जोर दिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड से बाहर हुई टीम इंडिया आज टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों के घरेलू सीरीज के पहले मुकाबले में उतरेगी। भारतीय टीम नए कप्तान रोहित शर्मा और नए कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में खेलेगी। साथ ही कई प्रमुख खिलाड़ी टीम से बाहर हैं। अगला वर्ल्ड कप भी 11 महीने के अंदर ही होने वाला है। आईसीसी ने 2026 से 2031 तक होने वाले मेगा इवेंट्स के लिए मेजबानों का ऐलान कर दिया है। भारत को 3 बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। भारत 2026 में श्रीलंका के साथ T20 और 2031 में बांग्लादेश के साथ वनडे वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। 2029 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत में होगी। पाकिस्तान को भी एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। वो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चारा घोटाले के एक 25 साल पुराने मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 23 नवंबर को फिजिकली प्रेजेंट रहने के आदेश दिए हैं। लालू प्रसाद अभी बीमार हैं और दिल्ली में किडनी का इलाज करा रहे हैं। सिंगापुर में उनके किडनी ट्रांसप्लांट की बात सामने आ रही है। ऐसे में कोर्ट ने इस आदेश से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर दीपावली के बाद से बिगड़े हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के शहरों की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 379 है। ये स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खराब है। अभी अगले 2-3 दिन वायु प्रदूषण की यही श्रेणी बने रहने की आसार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पैनल ने दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास लिए जाने की बात कही है, जिसके साथ ही दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। कमिश्नर ने कहा है कि 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। केवल ज़रूरी सामानों की एंट्री पर पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अलावा रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा डिफेंस को छोड़कर सभी कंस्ट्रक्शन पर 21 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वर्क फ्रॉम होम की बजाय
कार पुलिंग, गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश रोकने जैसे अन्य वैकल्पिक उपायों को अपनाएं ताकि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी की जा सके। देश की राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से निजात पाने के लिए लॉकडाउन के ही उपाय नजर आ रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली की हवा लगातार बहुत खराब स्तर पर बनी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा कई कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एसआईटी गठित की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में एक महिला समेत 3 वरिष्ठ आईपीएस की नियुक्ति का भी आदेश दिया है। ये अधिकारी शिरोडकर, प्रीतिंदर सिंह और पद्मजा चौहान होंगे। त्रिपुरा में हालिया सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर कथित भड़काऊ पोस्ट के आरोप में यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया और 2 वकीलों और पत्रकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया है। पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए टैक्स कम किया गया है। मंगलवार आधी रात से नई कीमतें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 5 और 10 रुपए की कटौती की थी। राजस्थान सरकार अब तक इस मौके पर फैसला नहीं ले पाई थी। कोरोना के चलते लंबे समय से बंद गुरदासपुर में करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है। एक श्रद्धालु ने बताया कि कॉरिडोर करीब 1.5 साल बंद था और लोग भी इसके खुलने का इंतजार कर रहे थे। हम सब सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 19 नवंबर को है। पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। कुल 1500 लोगों को वीजा जारी किए जाएंगे। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लंबे समय बाद फिर से खुला है और गुरु नानक देव की जयंती समारोह के लिए तीर्थयात्री रवाना होने शुरू हो चुके हैं। तीर्थयात्रियों ने बताया कि हमने कल आवेदन किया था, हमारा आवेदन स्वीकार हुआ है। तीर्थयात्रियों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। उत्तर प्रदेश के चंदौली के जफरपुर गांव के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए और जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। पटरी के डिब्बे से उतरे जाने की वजह से दूसरी सवारी ट्रेनें भी बाधित हुई। जम्मू कश्मीर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण दर में बढ़ोतरी होने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला लिया गया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा। जिले के एक शीर्ष जिलाधिकारी ने ये जानकारी दी। सभी को कोरोना नियमों का पालन करने और फुली वैक्सीनेटेड होने का निर्देश दिया गया। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड़ ने इंडिगो फ्लाइट में एक शख्स को प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचा ली। इसके बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हमेशा दिल से डॉक्टर सहयोगी भागवत कराड़ ने शानदार काम किया है। भागवत कराड़ ने पीएम मोदी के ट्वीट के जवाब में कहा है कि मैं आभारी हूँ। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी पर दिए बयान पर देश भर में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कंगना रनौत खामोश नहीं हुई है। अब उनके निशाने पर महात्मा गांधी है। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया, कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल दे दो और इस तरह मिलेगी आज़ादी। महात्मा गांधी ने नेताजी का कभी सपोर्ट नहीं किया। वे भगत सिंह को भी फांसी देना चाहते थे। युगांडा की राजधानी कंपाला में 2 भीषण विस्फोट हुए हैं जिसमें कम से कम 3 नागरिकों की मौत हो गई। पुलिस ने इसे सरकार विरोधी चरमपंथियों द्वारा समन्वित हमला बताया है। पुलिस ने बताया कि विस्फोटों में 3 आत्मघाती हमलावर भी मारे गए हैं। विस्फोट से कंपाला में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रवक्ता फ्रेड एनांगा ने कहा कि बम हमले, खासकर आत्मघाती हमलावरों से हमले का खतरा अब भी बना हुआ है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,29,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 93 लाख पहुंच चुके हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 10,197 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा अब 3 करोड़ 44 लाख 66,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 301 नई मौत से अब तक 4,64,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 12,000 से भी ज्यादा मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 3 करोड़ 38,73,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,28,000 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के अवेयरनेस कैंपेन के बावजूद मुस्लिम इलाकों में टीकाकरण करवाने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही है। ऐसे में अब राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सलमान खान की हेल्प लेने का मन बनाया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि सरकार बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मदद लेगी ताकि लोगों को टीका लगवाने के लिए राजी किया जा सके। केरल में कोरोना के 5,516 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 50,71,135 पहुंच गई है। राज्य में 24 घंटों में कोरोना के कारण 210 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 36,087 हो चुकी है। राज्य में 6,705 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 49,71,080 हो चुकी है। वहीं 63,338 मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 113 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच गया है। कल 67,82,042 डोज दी गई है, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 113 करोड़ 68,79,685 डोज दी जा चुकी है। भारत में फुल वैक्सीनेट लोगों की संख्या वैक्सीन की एक डोज लेने वालों की संख्या के पार चली गई है। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 113 करोड़ के पार जा चुका है, जिसमें से कम 75.54 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगी है और 37 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। यानी कि सिर्फ एक डोज लगाने वालों की संख्या 37.47 करोड़ है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से अपने स्वास्थ्य सेवा और कोरोना वॉरियर के लिए कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक प्रदान करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही 2 कोविशील्ड खुराक के बीच के अंतर को मौजूदा 84 दिनों से घटाकर 28 दिन करने की मांग की है, जो कि कोवैक्सीन है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान फिर से शुरू हो गया है और इस बार वैक्सीन के सेकेंड डोज लगाने पर फोकस रहेगा। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाना बाकी है। वैक्सीनेशन के लिए राजधानी भोपाल में 449 सेंटर बनाए गए हैं। किरंदुल और बचेली में कोरोना के बाद अब डेंगू पैर पसार रहा है, जहां रोजाना 3 से 4 डेंगू मरीजों की पुष्टि हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए स्थानीय प्रशासन गली मोहल्लों में एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग करवा रहा है। बावजूद इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 10 दिनों में 12 से भी ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से एनएमडीसी कर्मचारी भी शामिल हैं।